प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम इसमें पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। देखो, अब तक हमने बात की बॉडी के कई सारे ऑर्गन सिस्टम के बारे में। जैसे हमने कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, गैसेस को, न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करना। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो बॉडी में जो वेस्ट है उस वेस्ट को रिमूव करना, मिनरल्स को, एक्सेस वाटर को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, इनको फिल्टर आउट करना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम अपना अपना काम करते हैं। अब ये नर्वस सिस्टम है, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। मतलब ये ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो बाकी सभी ऑर्गन सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। जिस रेट से हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है उसी रेट से लंग को गैसेस एक्सचेंज करना चाहिए। तो ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। अब हमारी बॉडी में जो ये कोऑर्डिनेशन है ये भी 2 लेवल का है। तो हमारे 2 चैप्टर हैं, एक न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर है हमारा, और अगला है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 2 चैप्टर हैं, इनके बारे में हम अपनी बात शुरू करते हैं। एक वर्ड है होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस का मतलब होता है मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। इसको थोड़ा और डिटेल करें कि क्या मेंटेन करना, कैसे मेंटेन करना। तो मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट पीएच, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बॉडी में गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, ग्लूकोज का, सोडियम का, पोटेशियम का, तो कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना। हमारे एंजाइम ऑप्टिमम स्पीड से काम कर सकें इसलिए टेम्परेचर को बैलेंस करना। 25 से 35 हम बोलते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है हमारे सर्वाइवल के लिए सराउंडिंग का। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? नियरली 37। तो बॉडी की ये 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहे ताकि सभी एंजाइम अच्छी स्पीड से काम करें। एंजाइम्स जैसे टेम्परेचर के लिए स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम्स पीएच के लिए भी स्पेसिफिक होते हैं। तो कांस्टेंट पीएच भी बना रहे। अलग अलग टिश्यू में अगर पीएच का डिफरेंस है, स्टमक में एसिडिक पीएच चाहिए तो वो मेंटेन रहेगा, इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच चाहिए 7.5 से 8.5 के बीच, तो वो पीएच मेंटेन रहना चाहिए। ये सब कुछ करना, ये सारा बैलेंस करना हमारी बॉडी में, ये होमियोस्टैसिस कहलाता है। बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गन्स। जैसे हमने कहा कि हार्ट, इसका काम है ब्लड को पंप करवाना। लंग्स, इनका काम है गैसेस का एक्सचेंज करना, गैसेस का डिफ्यूजन करना, ऑक्सीजन लेना ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजना। और क्या है? हमने कहा लिवर, ब्लड के ग्लूकोज को मेंटेन करना। इसी तरह हमने कहा किडनी, यूरिया को, सॉल्ट को, इन सब को मेंटेन करना। तो अब ये सारे ऑर्गन कैसे कंट्रोल में आएंगे? तो हमारा नर्वस सिस्टम है जो इन सबको इंफॉर्मेशन देता है एक दूसरे की वर्किंग के बारे में। तो इस तरह से ये ऑर्गन्स एक दूसरे से भी कनेक्टेड हैं।
तो जैसे नर्वस सिस्टम इन सारे ऑर्गन को कनेक्ट रखता है, एक दूसरे की ऑप्टिमम वर्किंग को कन्वे करता है दूसरे को, इसी तरह एक और सिस्टम है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसी तरीके से ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी सभी ऑर्गन को इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कोऑर्डिनेशन है ऑर्गन टू ऑर्गन। और ये कोऑर्डिनेशन 2 लेवल के कंट्रोल से वर्क करता है, नर्वस कंट्रोल से और केमिकल कंट्रोल से। इंट्रोडक्टरी बात है। अब हम कहेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, क्योंकि नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं वो हर टिश्यू तक पहुंच रहे हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि जो न्यूरल सिस्टम है इसका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। तो न्यूरल सिस्टम यानी न्यूरॉन्स बॉडी के सभी टिश्यू तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके बीच केमिकल इंटीग्रेशन, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये जो हमारे ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये क्या करेंगे, ये रेगुलेटर्स देते हैं, ये हार्मोन देंगे जो ब्लड के थ्रू बॉडी के सभी टिश्यू तक पहुंचेगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम है केमिकल इंटीग्रेशन करना, सेम केमिकल सिग्नल से बॉडी के सभी टिश्यू तक पहुंचना। तो ये है केमिकल इंटीग्रेशन, ये एंडोक्राइन सिस्टम का काम है। और न्यूरल सिस्टम यानी ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करता है। यही 2 कंट्रोल के सिस्टम है। चले, तो न्यूरल कंट्रोल काम कैसे कर रहा है? हमने कहा न्यूरल कंट्रोल में एक चीज है जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व सिग्नल जो है ये सोडियम के सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल है। ये कैसे पास होते हैं ये हम पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक ही वही है। देन सिनेप्टिक कंडक्शन यानी कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। एंड देन रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स है सडन involuntary action by voluntary muscles, reflex। तो इतनी बातें हैं जो हमें जाननी है। लिखिए, यानी न्यूरल कंट्रोल में हमने 3 बातें कही, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, देन मतलब नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन में सिग्नल कैसे जा रहा है, दूसरी बात है एक न्यूरॉन से 2 न्यूरॉन के बीच में न्यूरॉन का जो जंक्शन है उसको हम कहते हैं सिनैप्स, और फिर है रिफ्लेक्स जो सडन एक्शन होता है। कोई पॉइंटेड चीज आईज के पास आती है तो ब्लिंक करते हैं तुरंत। हो गया, चलें आगे बढ़ें। अब है बच्चों कि ये जो नर्व कनेक्शन है ये बहुत सिंपल है, जैसे फ्री नर्व सेल्स हैं सिलेंट्रेट्स में, थोड़ा सा एडवांस हुआ ये फ्लैट वर्म में, देन राउंड वर्म्स में, अर्थ वर्म में थोड़ा और ऑर्गेनाइज हुआ, ब्रेन बनने की टेंडेंसी शुरू हुई, सेरेब्रल गैंग्लिया बने, तो ये नर्वस सिस्टम धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हुआ है। हम में ये मोस्ट एडवांस कंडीशन में है जहाँ एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, फिर इनसे पूरी बॉडी में पेरिफेरल नर्व्स जाते हैं,
फिर कुछ नर्व्स हैं जो अपने आप काम कर रहे हैं ताकि ब्रेन के ऊपर डायरेक्ट वर्किंग लोड ना रहे, वॉलंटरी लोड ना रहे, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं इसको हम। तो सिंपल इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक free nerve cells in hydra, simple network of nerve in flatworms, cephalization in earthworm and arthropods यानी ऑर्थ्रोपोडा। तो धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ। सिफेलाइजेशन यानी फॉर्मेशन, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेड, सेफेलिक यानी हेड। वी से टेंडेंसी टू फॉर्म ब्रेन, यह है सिफिलाइजेशन। लिखिए हो गया। अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम है तो है कैसा? तो हम पहले कहते हैं कि इसमें दो बातें हैं। एक है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी के सेंटर में है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में दो ही चीजें हैं, एक ब्रेन है और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। लिखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है, ब्रेन से निकलने वाले क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले स्पाइनल नर्व्स। अब ये जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं, इनमें दो तरह के नर्व हैं। एक को हम कहते हैं एफरेंट, दूसरे को कहते हैं इफरेंट। जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, चाहे वो ब्रेन से निकल रहे हों या स्पाइनल कॉर्ड से, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलकर बॉडी के ऑर्गन को सप्लाई कर रहे हैं। तो जब ये बॉडी के ऑर्गन को सप्लाई कर रहे हैं तो ये दो तरह के हैं। एक हैं जो एफरेंट हैं, टिश्यू से सिग्नल को लेकर ब्रेन तक जाएंगे, मतलब एफरेंट को हम कहेंगे सेंसरी। और इफरेंट जो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेकर टिश्यू को देंगे, ऑर्डर देंगे, कमांड देंगे, तो यह है मोटर। पेरिफेरल नर्व में एक और तरह का क्लासिफिकेशन है, अभी देखेंगे आगे।
ठीक है, ये हो गया यहां तक। चलें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक तरीका ऐसा है जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक और ऑटोनोमिक। सोमैटिक का मतलब क्या है? जो जनरल बॉडी पार्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं, इसको हम वॉलेंट्री भी कहते हैं। यानी इनको हमने कहा क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले तो स्पाइनल नर्व्स। अब देखो, मैन की बात करते हैं अगर, तो ये 12 पेयर है मैन में, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले अगर हम में, मैन यानी हम ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं, तो 31 पेयर। लिखिए, इतना लिखिए। सोमैटिक जो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है, तो वो नर्व्स कौन से हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। इन्हीं में कुछ नर्व्स ऐसे हैं जो हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है ना? हार्ट की पंपिंग होना, लिवर कितना ग्लूकोज देगा, कितना ग्लाइकोजन रिजर्व रखेगा, तो ये सब चीजें, ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। तो कुछ ऐसे नर्व्स ब्रेन के निकलने वाले और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले, ये बनाते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यानी ये है इनवॉलेंट्री। तो अब ये दो तरह के, एक को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये इमरजेंसी कंडीशन में वर्क करता है। और दूसरा है जिसे हम कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या मतलब है? जो रूटीन लाइफ, रेगुलर डे टू डे लाइफ में काम आता है, ये हमारे रूटीन लाइफ को मेंटेन करता है। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम ऐसा सोमैटिक और ऑटोनोमिक में भी बांट सकते हैं, या फिर थोड़ा सिंपल रख के हम क्रेनियल और स्पाइनल नर्व की बात कर सकते हैं। अच्छा, हमारे सिलेबस में ये नहीं पढ़ना अब हमें डिटेल, इसके बारे में बहुत थोड़ी सी बात है, पढ़ना ये भी नहीं है, बस समझ के रखना है कि इमरजेंसी मतलब क्या? एंगर, फियर, है ना? ये सब इमरजेंसी कंडीशन है। बहुत खुश होना, बहुत दुखी होना नॉर्मल नहीं है ना, तो ये इमरजेंसी कंडीशन है। ये रूटीन लाइफ है। रूटीन लाइफ का मतलब आप घर में बैठे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो ये रूटीन लाइफ। रूटीन लाइफ में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये डोमिनेट करता है, ये बॉडी को रेगुलेट करता है, ये हार्ट बीट को कम करेगा, डाइजेशन को बढ़ाएगा। ये इमरजेंसी है। ये डाइजेशन को रोकेगा, हार्ट बीट को बढ़ाएगा, है ना? बोन्स के साथ जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें ब्लड फ्लो बढ़ाएगा ताकि आदमी भाग सके, फाइट कर सके। ठीक है, तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स, उनको फिर से डिटेल करते हैं।
सिंपैथेटिक, इसको हम कहेंगे कार्डियो स्टिमुलेटरी, हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा। गैस्ट्रो इनहिबिटरी, बस एक एक वर्ड में बात समझ में आ रही है। कार्डियो दैट इज हार्ट, स्टिमुलेटरी यानी स्टिमुलेट करना, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। गैस्ट्रो यानी डाइजेस्टिव, तो गैस्ट्रो इनहिबिटरी है ना, गट में डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको रिड्यूस करेगा। तो ये सिंपैथेटिक की बात हो गई। चले, अब है दूसरा जिसे हम कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब नॉर्मल लाइफ में काम करेगा। तो जब हम नॉर्मल कंडीशन में हैं तो ये कार्डियो इनहिबिटरी है ना, हार्ट रेट को कम करेगा, रिलैक्स करवाएगा, डाइजेशन बढ़ाएगा। गैस्ट्रो स्टिमुलेटरी, हो गया? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब देखो, ये विसरल नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? विसरा यानी इंटरनल ऑर्गन, इनवॉलेंट्री है। ये नर्व कहां सप्लाई करते हैं? सप्लाई टू इंटरनल ऑर्गन्स। अब ये फाइबर, नर्व फाइबर हो सकते हैं, प्लेक्सस हो सकते हैं, या गैंग्लिया हो सकता है। यानी ये सब नेटवर्क है, बहुत सारे नर्व एक साथ हैं तो एक नर्व फाइबर बनाएंगे। प्लेक्सस जब फाइबर क्रॉस कर रहे हैं। गैंग्लिया, गैंग्लिया जहां पर बहुत सारे न्यूरॉन आपस में जंक्शन बना रहे हैं। हाँ, बस कि विसरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या हो सकता है? फाइबर है, प्लेक्सस है, गैंग्लिया है। गैंग्लिया जहां पर मल्टीपल जंक्शन है, जैसे ब्रेन में डिसीजन लेने के लिए हियरिंग, विजुअल, टच है ना, इन सब का कनेक्शन होगा तो हम बोलते हैं सेरेब्रल गैंग्लिया। ब्रेन में इस तरह के कई गैंग्लिया हैं, ब्रेन के अलग अलग लोब के बीच में गैंग्लिया बन रहे हैं। प्लेक्सस सिंपल नेटवर्क ऑफ नर्व है, ठीक है, और फाइबर बंडल है बहुत सारे नर्व का। चले, न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन क्या है? देखो, न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का यूनिट है, एक सिंगल सेल। तो ये कैसे काम करेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, यानी इसमें ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कैसे है, ठीक है। न्यूरॉन, हम कहेंगे न्यूरॉन इज यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी न्यूरॉन इज अ नर्व सेल। न्यूरॉन क्या है? नर्व सेल। चले,
ये डेंड्रॉन है, ये सेल बॉडी या साइटोन है, और ये एक्सॉन है। ये तीन मेन पार्ट हैं किसी भी न्यूरॉन के, ये तीन मेन पार्ट। अब देखिए, ये एक्सॉन का टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल या हम कहेंगे टीलोडेंड्रिया। सिंपल है ना? देखो, बायो में बहुत सारे नाम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, याद नहीं करना। टेलो दैट इज टर्मिनल, ठीक है ना? डेंड्रॉन, डेंड्रिया यानी माइन्यूट टर्मिनल्स, माइन्यूट एंड्स। तो टीलोडेंड्रिया ये एक्सॉन के टर्मिनल है। अब देखो डेंड्रॉन क्या है, तो डेंड्रॉन इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, सेल बॉडी होता हुआ ये इंफॉर्मेशन इसको ट्रांसफर किया जाएगा। ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें फ्रेगमेंटेड छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं। हम बोलते हैं इनको नेसल ग्रेन्यूल्स। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या करेंगे? ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। देखो, वर्टिब्रेट के न्यूरॉन में एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन शीथ होती है, और वो पॉइंट जहां पर ये माइलिन शीथ नहीं है उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। धीरे धीरे सबके डिटेल्स देखेंगे हम, इतना लिख लीजिए फिलहाल। ये माइलिन शीथ केवल वर्टिब्रेट्स में है। एक टिपिकल स्ट्रक्चर है, मतलब न्यूरॉन में क्या क्या हो सकता है उसको हम डायग्राम में प्लेस करके देख रहे हैं। चल, ये एक टिपिकल न्यूरॉन है, तो हमने इसको कहा बाइपोलर न्यूरॉन। सेंस ऑर्गन में होते हैं। सेंस ऑर्गन यानी रेटिना, है ना? ऑप्टिक नर्व बाइपोलर है। टंग में टेस्ट के लिए बाइपोलर है। ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन से बाइपोलर है। बाइपोलर यानी एक डेंड्रॉन एक एक्सॉन, ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन भी होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। यूनिपोलर में डेंड्रॉन नहीं होता।
ये है यूनिपोलर न्यूरॉन, प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। ये इनवर्टिब्रेट्स में है। चले, देखो सेल बॉडी तो एक ही होनी है, एक्सॉन भी एक ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक्सॉन में ब्रांचिंग हो जाए, डेंड्रॉन नहीं भी हो सकते हैं, जैसे हमने कहा यूनिपोलर में, एक हो सकता है बाइपोलर में, और ज्यादा डेंड्रॉन हो सकते हैं, एक से ज्यादा, दो या उससे ज्यादा, तो उसको हम कहेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक्सॉन में भी ब्रांचिंग हो सकती है। मिनी डेंड्रॉन, ये एक्सॉन, माइलिन शीथ, अब ये क्या है, ये है मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। लिखिए, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, उसमें पेयर्ड सेंट्रियोल होते हैं, प्लांट में नहीं होते, न्यूरॉन में भी नहीं होते। हाँ? न्यूरॉन में सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं या सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। हाँ? समझने के लिए एक ही बात। चले, लिखिए, टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है। डेंड्रॉन है बहुत सारे, निसल ग्रेन्यूल्स हैं, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, माइलिन शीथ है, ये श्वान सेल्स हैं। ये श्वान सेल्स क्या करते हैं, माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं, और जो ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये जंक्शन बनाता है, सिनैप्स बनाता है, तो इस एक्सॉन टर्मिनल को हम सिनेप्टिक नॉब भी बोलते हैं। ये तो देखेंगे अभी आगे। इतना लिखिए, श्वान सेल्स ये माइलिन शीथ प्रोड्यूस कर रहे हैं।
ठीक है, बढ़े। ये नोड ऑफ रैनवियर है। अभी जब हम कंडक्शन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि माइलिन शीथ जहां पर है वहां कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स बहुत फास्ट है। नर्व इंपल्स का रैपिड कंडक्शन होने के लिए एक तो एक्सॉन की थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए। अपने वो करंट में पढ़ा है ना बचपन में कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। एरिया अगर ज्यादा है, थिकनेस अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स ज्यादा होगा। देखेंगे आगे। वैसे रेजिस्टेंस पढ़ा होगा ना, टेंथ पास किया है ना, रेजिस्टेंस पढ़ा था। करंट नाम का कोई चैप्टर दिखा था कभी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। रेजिस्टेंस है रो, रेजिस्टिविटी बोलते ना, एल बाई ए। एरिया ज्यादा होगा, एक्सॉन थिक होगा तो कंडक्शन ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। समझ गया तो वो अच्छी बात है, नहीं समझा तो और भी अच्छी बात है, छोड़ दो। चले तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, present in vertebrates, high speed of conduction, non-myelinated neuron in invertebrates. स्क्विड में थिकेस्ट न्यूरॉन होता है, तो सारे इनवर्टिब्रेट में जो स्क्विड है उसमें सबसे हाई स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स स्क्विड, ऑर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट भी स्क्विड है। लार्जेस्ट आई, सबसे बड़ी आंखें भी स्क्विड की है। लिटरेचर के जो पोएट हैं, साहित्य में जो कवि वगैरह है ना, उन्होंने क्योंकि फेस टू आई का जो रेशियो है वो डियर का, हिरण का ज्यादा बेहतर देखा, आंखें बड़ी बड़ी हैं, तो कवियों ने लिखा कि हिरण की आंखें बड़ी है। अगर किसी कवि ने बायो पढ़ी होती तो वो कहता कि जैसे आज बोलते ना कि आप, अरे तुम्हारी आंखें हिरण जैसी हैं, तो हाँ इन केस तो वो कहता कि स्क्विड जैसी आंखें, स्क्विड की आंखें और बड़ी होती है। अगर अगर बड़ी आंखें होना ब्यूटी का स्टैंडर्ड है तो आपको कहना चाहिए उनसे कि तुम्हारी आंखें स्क्विड जैसी है, ज्यादा बेहतर इंप्रेशन रहेगा। स्क्विड को क्या बोलते हैं पता नहीं, चले ठीक है। नोड ऑफ रैनवियर, points where myelin sheath is absent. ये वो पॉइंट है जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट है, नहीं है, ठीक है। जब नर्व इंपल्स का कंडक्शन होगा वर्टिब्रेट्स में तो केवल नोड ऑफ रैनवियर पर ही इंपल्स कैरी होगा, वो जंप करता हुआ चलेगा। साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, पढ़ेंगे कंडक्शन में, फिर आपको समझ में आएगा कि इसका सिग्निफिकेंस है। बढ़े। श्वान सेल्स माइलिन शीथ बनाते हैं, देख चुके अब। चलिए अब देखो क्या है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स।
अब तक तो बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, जो बातें आपने पढ़ रखी है बचपन से। अब ये कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है, ये बहुत काम की चीज है, तो इसको अब ध्यान से देखते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है, जैसे वायर में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वो सोडियम का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। हमारे नर्व में जो कंडक्शन है वो सोडियम का फ्लो है। आप बोलते हैं कि जो करंट है, करंट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट को हमने कन्वेंशन मान लिया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है। माइंड सेट इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता लोगों का, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे आएगा कुछ, तो इसलिए एक कन्वेंशन बना दिया गया कि करंट है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के एंटी पैरेलल है। इसी तरह नर्व में जो इंपल्स का कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन की जगह सोडियम का है, लेकिन जो डायरेक्शन है नर्व इंपल्स का डायरेक्शन सोडियम के फ्लो के परपेंडिकुलर है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है सुनने में, हम देखेंगे ये फिनोमेना आखिर कैसे काम करता है। चलिए, तो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में हम दो बातें कहेंगे ना। एक तो हम कहेंगे कि न्यूरॉन के अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है, एक्सॉन में, डेंड्रॉन में, सेल बॉडी में, एक्सॉन में जो ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं एक्सॉनिक ट्रांसमिशन। और दो न्यूरॉन के बीच में एक्सॉनिक ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स विद इन द न्यूरॉन। अब दूसरा है जिसको हम कहेंगे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। यानी एक्सॉनिक ट्रांसमिशन हम कहेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स विद इन न्यूरॉन, और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन यानी बिटवीन टू न्यूरॉन्स। चैप्टर को आप क्लास के साथ साथ पढ़ते रहिए, तो एनसीईआरटी की बुक के हर पेज पर सीक्वेंस में जो स्टेटमेंट हैं, पैराग्राफ हैं, उनके साथ ही हमारा ये टॉपिक चल रहा है। यानी कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट भी है वो मिस नहीं होगा, आप इन्हीं को साथ साथ पढ़ते चलिए। ठीक है, तो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन हम देखने वाले हैं। हम पहले देखते हैं कि विद इन न्यूरॉन एक न्यूरॉन कैसे ट्रांसफर करता है इंपल्स को। चलें, एक रेस्टिंग न्यूरॉन जो है, एक जो रेस्टिंग न्यूरॉन है उसको हम कहते हैं कि ये पोलराइज्ड है। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये रेस्टिंग न्यूरॉन है, ये पोलराइज्ड। ठीक है, अब पोलराइज होने का मतलब क्या है, तो इसको समझते हैं। ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, यानी ये एक्सॉन के अंदर का साइटोप्लाज्म है, तो हम इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। ये प्लाज्मा लेमा है, यानी सेल मेम्ब्रेन है एक्सॉन की, तो हमने इसको कहा एक्सोलेमा। सिंपल। अब देखो रेस्ट में क्या होता है, मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है,
मेम्ब्रेन के अंदर निगेटिव चार्ज दिख रहा है, इतना लिखो, फिर इसको समझते हैं। यानी यही रेस्ट है, देखो यही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, यही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। यानी इसी को हमने कहा कि ये क्या है, ये है पोलराइज्ड, रेस्ट में है। मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज, ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, ये एक्सोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म है, अंदर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, बाहर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। अब ये कैसे है, कौन है जिसने पॉजिटिव किया नेगेटिव किया, इसकी बात करेंगे अब। एक्सॉन है ना, ठीक। चलिए अब देखो क्या होता है, आउटसाइड इज पॉजिटिव, यानी हम कहेंगे मोर सोडियम आउटसाइड, ठीक है। कंपेयर टू सोडियम और पोटेशियम इनसाइड, मोर पोटेशियम इनसाइड, अंदर वैसे पोटेशियम ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल हम सोडियम के कंपैरिजन में देखते हैं तो पोटेशियम बहुत कम है ना। मोर पोटेशियम इनसाइड कंपेयर टू आउटसाइड, ठीक है ना। और नेट पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हम कहते हैं सोडियम आउटसाइड जो है ये मच मोर है, सोडियम आउटसाइड इज बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू पोटेशियम इनसाइड। मतलब अंदर जितना सोडियम है पोटेशियम है उससे बहुत ज्यादा सोडियम बाहर है। अंदर पोटेशियम ज्यादा तो है लेकिन बाहर का सोडियम बहुत ज्यादा है, इसीलिए बाहर की तरफ इधर इस पार्टी के पास 100 रुपए हैं, इस पार्टी के पास 10 लाख रुपए हैं, तो इधर बहुत ज्यादा है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं, तो ये रेस्ट है, कोई परेशानी नहीं। अब होता क्या है, देखो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस सोडियम का मूवमेंट होता है। नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन में पोटेशियम का कुछ खास रोल नहीं है। नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन इज मूवमेंट ऑफ सोडियम, जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है वो सोडियम ही करेगा, पोटेशियम को कुछ नहीं करना। तो सोडियम क्या करेगा, कैसे करेगा, यही बात करनी है हमें, ठीक है। हम कहेंगे, ठीक है, तेज बोलो, मैंने बोला कि सोडियम के कारण है, वेरी गुड। हाँ, सोडियम जो है वही नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन करता है, वही तो करता है। ऐसा सुनो, सोडियम का मूवमेंट नर्व इंपल्स है, अभी देखेंगे, रुक जाओ देखो अभी समझते हैं क्या है। लिखो movement of ions across membrane occurs by channel and pump. चैनल क्या होते हैं,
पैसिव होते हैं, बिना एनर्जी खर्च किए काम करते हैं और एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, सोडियम चैनल है ओपन टू टेक सोडियम इनवर्ड। चैनल देखो, सोडियम चैनल। इसी तरह जब पोटेशियम चैनल खुलेगा, पोटेशियम चैनल ओपन टू टेक पोटेशियम आउटवर्ड। जब पोटेशियम चैनल खुलेगा तो ये पोटेशियम को बाहर ले जाएगा, एक ही डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, और पैसिव है, मतलब बिना एनर्जी खर्च किए काम करता है। दो चैनल हैं, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल। सोडियम चैनल जब ओपन होगा तो बाहर का सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम चैनल जब ओपन होगा तो अंदर का पोटेशियम बाहर जाएगा। बस इतना ही काम है इनका। ठीक है, अब है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। अब तो नाम से ही क्लियर हो गया कि ये तो एटीपी यूज करने वाले भाई साहब हैं। तो हम कहेंगे सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप, यानी 2 एटीपी कंज्यूम करेगा, कंज्यूम्स 2 एटीपी, takes 3 sodium outward and 2 potassium inward। आपको ये समझ में आ गया कि ये कैसे काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट, चैनल एंड पंप। चैनल जो है वो बिना एनर्जी खर्च किए काम कर रहा है, पर एक डायरेक्शन में काम कर रहा है। सोडियम चैनल खुलता है तो सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम चैनल खुलता है, पोटेशियम बाहर जाता है। पर पंप चलता है तो दोनों का उल्टा करता है। पंप अंदर के सोडियम को बाहर ले जाएगा और बाहर के पोटेशियम को अंदर लाएगा। तो देखो, ये तो क्लियर हो गया कि हर समय ये चैनल और पंप काम नहीं कर रहे हैं, और जब काम कर रहे हैं तो चैनल और पंप अपोजिट काम कर रहे हैं। चैनल बिना एनर्जी खर्च किए काम कर रहा है और जो पंप है वो एटीपी खर्च कर रहा है, वो एनर्जी यूज कर रहा है। तो हम देखते हैं पहले कि रेस्ट यानी पोलराइज्ड। तो इस पोलराइज्ड कंडीशन में क्या होता है? ठीक है, तो लिखो ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, लिखो during resting membrane potential sodium channel closed। पोटेशियम चैनल ओपन। अब देखो, सोडियम चैनल क्लोज है, ये तो बात बेसिक हो गई कि सोडियम चैनल बंद है तभी तो बाहर इतना सोडियम जमा है कि बाहर नेट पॉजिटिव हो गया। पोटेशियम चैनल ओपन है रेस्ट में, फिर भी पोटेशियम बाहर नहीं जा पाता है ज्यादा। कारण बाहर सोडियम का इतना पॉजिटिव चार्ज है कि अंदर से एक और पॉजिटिव को आने के लिए वो रिपेल करेगा, आने से रिपेल करेगा। तो पोटेशियम चैनल ओपन है लेकिन फिर भी पोटेशियम बाहर नहीं जा पाता। क्यों? बाहर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज बहुत है। तो हम देख रहे हैं कि रेस्ट में भी पोटेशियम का कुछ खास काम नहीं हो रहा। साइटोप्लाज्म में है पोटेशियम, बाय डिफॉल्ट हर सेल के साइटोप्लाज्म में है, यहां भी है। पोटेशियम का इतना ही रोल है। समझ रहे? कोई परेशानी नहीं। चलो, अब
सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप, इसको शॉर्ट में सोडियम पोटेशियम पंप लिखते हैं। देखो बहुत थोड़ा सा सोडियम और पोटेशियम इधर उधर मूव कर सकता है, पर उसको एकदम फिक्स बैलेंस बनाए रखने के लिए पंप बहुत नॉमिनल मिनिमम वर्क करता है रेस्ट में भी। इसीलिए रेस्ट में भी हमारे न्यूरॉन कुछ ना कुछ एटीपी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जो थोड़े बहुत डिफ्यूजन से कुछ सोडियम पोटेशियम इधर उधर हो गए, वैसे तो मेम्ब्रेन रेस्ट में है पर फिर भी कुछ सोडियम अंदर आ गए, डिफ्यूजन से आ गए, कुछ पोटेशियम मौका देखकर बाहर चले गए। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एकदम बैलेंस बनाए रखने के लिए पंप मिनिमम वर्क करता रहता है। समझे बात? ताकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बना रहे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है? रफली समझो -70 मिलीवोल्ट। बाहर के कंपैरिजन में अंदर नेगेटिव है ना, इसीलिए हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है? इट इज -70 मिलीवोल्ट। देन सोडियम पोटेशियम पंप मिनिमम वर्क, नॉमिनल वर्क करेगा, सिर्फ इतना करेगा कि वो -70 मिलीवोल्ट का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मेंटेन रहे। वो डायनेमिक बैलेंस है, एकदम फिक्स नहीं हो सकता ना, थोड़ा सा डायनेमिक बैलेंस है, वो बैलेंस बना रहेगा। तो ये रेस्टिंग कंडीशन की बात हमने की है। ठीक है, इस कहानी को यहीं रखते हैं, यहीं से आगे हम कल शुरू करेंगे।